स्टूडेंट्स, चलिए तो अपने वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के एल्कीन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। एल्कीन्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले चारों वीडियोस में हम लोगों ने एल्केन के बारे में सीखा, एल्केन को जाना, एल्केन्स क्या होते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन चारों वीडियोस के लिंक जहाँ से हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से पहले उन चारों वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि एल्केन्स के बारे में भी आप लोग जान लें, उसके बाद एल्कीन्स को सीखें। तो चलिए अपने इस चैप्टर हाइड्रोकार्बन जो कि 11th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में एल्केन, इस हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको जानने के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एल्कीन्स को आज हम समझेंगे, एल्कीन्स के बारे में जानेंगे। तो एल्कीन क्या है? एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स भी इनको कहा जाता है। जैसे उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, वैसे ही इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। जनरली हम जानते हैं कि इनका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला वो CnH2n होता है, CnH2n होता है और कार्बन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। कार्बन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। आगे हम स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। इसका फर्स्ट मेंबर जो है इसको कहते हैं एथीन और एथिलीन। ये कॉमन नेम है, और ये एथीन IUPAC नेम है। एथिलीन कॉमन नेम है और एथीन IUPAC नेम है। चलिए नॉमेनक्लेचर में भी इसको क्लियर करेंगे। तो पहला मेंबर है एथीन, C2H4, कार्बन 2 और उसके 2 गुना हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम इसमें होते हैं। 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम इसमें होते हैं। अगला मेंबर इसका है C3H6, इसको कहते हैं प्रोपीन, और ये प्रोपीन क्या है? IUPAC है। इसका कॉमन नेम इसका भी हम कहते हैं प्रोपिलीन, ये कॉमन नेम है। प्रोपिलीन कॉमन नेम हो गया, प्रोपीन IUPAC नेम हो गया। तो अगला मेंबर इसी तरह से C4H8 होता है, जिसको हम ब्यूटीन कहते हैं या फिर ब्यूटिलीन कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आप शार्टली अपने नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, आपके लिए अच्छा होगा। जब भी पढ़ने बैठे बुक कॉपी लेके जरूर बैठें। बुक कॉपी लेके बैठने से फायदा ये होता है कि वीडियो देखते समय आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो हमेशा जैसे क्लास में पढ़ने बैठते हैं बुक कॉपी को लेके, वैसे ही बुक, कॉपी, पेन
इसको अपने साथ जरूर रखें वीडियो को देखते समय, जिससे आपका प्रिपरेशन होता रहे। ऐसा नहीं कि बस वीडियो आया, वीडियो आपने देख लिया और उसके बाद फिर मेमोरी से निकल गया तो फिर वीडियो देखो। तो इससे बचने के लिए आप करें क्या कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, और जो भी पॉइंट्स आपके समझ में आए कि ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है तो उनको नोट करते हुए चलें, आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते हुए चलें। चलिए अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर को। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में हमेशा अगर आपको चेन एल्कीन का दिखता है तो किन्हीं दो कार्बन्स के बीच आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड दिख जाएगा। जैसे पहले मेंबर की हम बात करें तो पहले मेंबर में दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और बाकी इसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन गया, एक एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ते हैं और एथीन बन जाता है। ये हम एथीन के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, एथीन के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एथिलीन या फिर एथीन, जिसको आप लोग जानते हो आईयूपीएसी नेम के रूप में, इसमें कार्बन एटम्स के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन एटम्स के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एथीन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ही नहीं, कहीं भी अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आप जान लो कि उनके बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इसके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन के दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। इसमें जो दो बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और दोनों जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम्स के, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड को बनाते हैं। कार्बन के बीच कार्बन का ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ये sp2 इसका है, sp2 इसका है, और ये सिग्मा बॉन्ड को बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे इसके तीन sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ जुड़ते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग हुई, यहाँ ओवरलैपिंग हुई। इसी तरह इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 1s से जुड़ेगा हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 1s के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे sp2 और 1s ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं। sp2 कार्बन का और 1s हाइड्रोजन का, यहाँ भी sp2 कार्बन का 1s हाइड्रोजन का, यहाँ भी sp2 कार्बन का 1s हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम बात करें दूसरे बॉन्ड पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पे आपका जो p ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ देखें अब इक्वल 4 ऑर्बिटल्स आपको दिखेंगे, यहाँ 3 ही दिख रहे हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन से बन रहा है। चौथा ऑर्बिटल जो होता है वो लेटरली कार्बन का आपस में जुड़ता है, लेटरली जुड़ता है। मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन के साथ
यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसका ये जो ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक ऑर्बिटल जो बचा हुआ है sp2 ऑर्बिटल, वो पैरेलल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ये पैरेलल ओवरलैप, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप आपस में करते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये पैरेलल ओवरलैपिंग जब होती है तो यहाँ पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। और जहां भी कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे वहां हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 देखने को मिलेगा। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से जहां भी आप देखें, बाकी मान लिया हमने लिखा क्या प्रोपिलीन, तो प्रोपिलीन में जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कार्बन कार्बन के बीच ये जो डबल बॉन्ड का लेंथ होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट ये थोड़ा सा छोटा होता है, 0.9 एंगस्ट्रॉम का होता है, 1.09 एंगस्ट्रॉम का होता है। इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आपस में, और जो बॉन्ड एंगल इनके बीच होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये भी जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को समझा। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जनरली, ये स्ट्रक्चर्स आपके जहां भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा होगा यानी कि एल्कीन आपको दिखेगा, वहां ये स्ट्रक्चर से दिखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। बहुत लंबे वीडियोज नहीं, बहुत ज़्यादा जो है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लेंदी चैप्टर नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं कि बड़ा लेंदी चैप्टर हाइड्रोकार्बन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन से एल्केन पढ़े हैं तो एल्कीन का स्ट्रक्चर IUPAC सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आता है, और वैसे ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। इसमें हमको याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा। पहला चीज, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। मतलब पहली चीज क्या याद रखनी है यहाँ पे, आर रिमेम्बरिंग in alkenes carbon carbon double bond formed and one bondage sigma and other is pi, other is pi। एक सिग्मा और दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जो बनता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। दूसरी बात यह है, एल्कीन्स आर more reactive than alkanes। alkanes से ज्यादा रिएक्टिव ये होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीकर कमजोर सिग्मा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है, इसलिए एल्कीन्स जो होते हैं वो एल्केन्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी हैं। अब नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। पहले कॉमन नॉमेनक्लेचर, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहले कॉमन नॉमेनक्लेचर, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर हो जाने दो। कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो
कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम करते क्या हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम एल्केन का ANE रिमूव करते हैं और कहां तक, पहले 3 मेंबर्स के लिए, पहले 3 मेंबर्स के लिए कॉमन नेम हम यूज करते हैं। पहले 3 मेंबर्स के लिए ही जनरली कॉमन नेम यूज किया जाता है। तो पहले 3 मेंबर्स के लिए हम कॉमन जो नेम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एल्केन जो है, एल्केन से हम माइनस करते हैं ANE को और इसमें जोड़ते हैं YLENE। जैसे एथीन है, एथेन है, एथेन से हमने क्या किया, ANE को रिमूव कर लिया तो ये बन गया एथ, माइनस ANE किया और इसमें YLENE जोड़ दिया तो ये बन गया एथिलीन, एथिलीन। इसी तरह प्रोपिलीन, इसी तरह ब्यूटिलीन। तो एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन की बात हमने की, तो यहाँ एथिलीन तो ठीक है, प्रोपिलीन भी ठीक है, लेकिन यहाँ हमको ब्यूटिलीन अल्फा और बीटा 2 तरह के मिलते हैं, अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन। अब कैसे, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन पे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, या ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथिलीन भी ठीक है। प्रोपिलीन में आप क्या करोगे, यहाँ आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख दिया तो प्रोपिलीन हो गया, ये हमारा एथिलीन हो गया, ये हमारा प्रोपिलीन हो गया, ये एथिलीन हुआ, ये प्रोपिलीन हुआ, 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन हुआ। अब यहाँ पे रखोगे तब भी पहला पोजीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखते हो तब भी पहला पोजीशन है, तो इसमें तो कुछ चेंजिंग होने वाली नहीं। लेकिन किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आप लगाओगे तो वो एक ही तरह का होगा। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH, ब्यूटेरिन है ये, ब्यूटेरिन में कहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। ये कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड है ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ। तो इस तरह ये जो है पहले पोजीशन पे, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करें। तो ये पहले कार्बन पे अगर है तो इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, जिसके साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। तो इसको हम कहेंगे अल्फा ब्यूटिलीन, इसको कहेंगे क्या, अल्फा ब्यूटिलीन। उसी तरह से अगर मान लो हम ऐसा लिख देते CH3, यहाँ हमने CH लिखा, डबल बॉन्ड यहाँ भी CH लिखा, यहाँ CH3, तो ये बीटा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, बीटा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन। एक और तरह का इसका स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एक CH3 को जोड़ दिया और यहाँ 2 1 3, यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया और यहाँ CH2, तो ये आइसोब्यूटिलीन कहलाएगा, आइसोब्यूटिलीन। क्यों आइसोब्यूटिलीन हो गया, ये आइसो स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ 1 और 2, ये जो कार्बन है ये 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें सारे स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इनका कॉमन नॉमेनक्लेचर चलता है, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर हो गया। अल्फा और बीटा पोजीशन को समझा आपने। अब हम IUPAC सिस्टम की बात करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, चलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझते हैं।
IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो हमारा कार्बन का नंबर है यानी एल्केन में से हम क्या करते हैं, ANE को हटाते हैं और इसमें ENE जोड़ते हैं, ENE जोड़ते हैं। तो अब जैसे पहला मेंबर हमने लिया क्या, यहाँ H2, यहाँ H2, तो H2C डबल बॉन्ड H2C, इसको हम कहेंगे क्या, ये दो कार्बन मतलब एथेन, उससे ANE जोड़ के हमने इसको कह दिया क्या, एथीन, इसको कह दिया एथीन। इसी तरह अगर हमने क्या किया, कार्बन यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, यहाँ H3C कर दिया, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे प्रोपीन। प्रोपीन जैसा कि वहां भी मैंने बताया था कि ENE लगाएंगे तो IUPAC नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन, एक हो गया एथीन, दूसरा हुआ प्रोपीन। अब इसी तरह से हम ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ अब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ हमने रखा C, ये CH2, यहाँ हमने कह दिया क्या, यहाँ पे C लिखा, CH, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया हमने, CH2 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा H3C। तो हम इधर से काउंट करेंगे जिधर से क्या होता है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, यानी कि कार्बन को पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पे हमको पोजीशन किसको देना है, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड कहाँ है उसको पोजीशन देना है, और जिधर से ये नजदीक पड़ेगा उधर से पोजीशन देंगे। तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर लिखना हुआ 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 ब्यूटी, 1 ब्यूटी, या फिर इसको लिखते हैं ब्यूट 1 इन। इस इन को सफिक्स के रूप में भी पोजीशन के साथ रख सकते हैं, या फिर पोजीशन को पहले लिख के इस इन को ब्यूट में, यानी कि जो एल्केन है उसमें से ANE हटा के ENE सीधा जोड़ सकता है। इसी तरह से अगर इसी स्ट्रक्चर को हम देखें, H3C, यहाँ पे CH हम लिखते हैं, यहाँ पे CH लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करें CH3 लिखते हैं। तो चाहे जिधर से आप काउंट करोगे दूसरे पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, तो इसको कहेंगे 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2 इन। तो इसके नॉमेनक्लेचर में हमको ध्यान सिर्फ इतना देना होता है कि हम क्या करें, उधर से काउंटिंग या पोजीशनिंग करना शुरू करें हम कार्बन का, जिधर से डबल बॉन्ड को हमको लीस्ट नंबर देना पड़े, यानी जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नजदीक हो, तो उधर से हम काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो IUPAC सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को उसके पेरेंट एल्केन के नाम को लेके चलते हैं। पहला चीज क्या, एल्केन को ही हम मानते हैं, एल्केन इज पेरेंट फॉर एल्कीन, एल्केन को ही हम उसका पेरेंट मानते हैं। एल्केन जो है वो पेरेंट चेन है, उसको हम पहले चूज करते हैं। सबसे लंबे एल्केन का चेन जैसे चूज करते थे वैसे ही सबसे लंबे कंटिन्यूअस चेन को चूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग करना शुरू करते हैं या फिर नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देते हैं कि वी ट्राई टू गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर फॉर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स में जहां डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले उधर से हम अपनी पोजीशनिंग शुरू करते हैं, उधर से हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हैं और IUPAC नेमिंग करते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उनके IUPAC नेम को देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए
कुछ और स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। जैसे 1 और 2 ब्यूटीन को तो हमने देखा। अब अगर मान लो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH3, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ हमने CH लिख दिया, यहाँ पे CH3, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉन्ड तो है इसमें, तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको नजदीक मिले। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरे कार्बन पे इधर से भी मिल रहा है, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे इधर से भी मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप है, हमको ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप भी किधर से नजदीक मिल रहा है, इधर से तीसरे कार्बन पे जा रहा है, इधर से दूसरे कार्बन पे जा रहा है। तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इसको नेम क्या देंगे, इसको नेम देंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, दूसरे पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है, ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटेन, और हम लिख सकते हैं क्या, 2 मेथाइल 2 ब्यूटेन, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथाइल 2 ब्यूटेन। एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं। मान लो हमने लिखा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। अब इसमें काउंट तो हम इधर से ही करेंगे, पहले पोजीशन पे मिल रहा है आपको 2 3 4, तो इसको नेम क्या देंगे, 2 मेथाइल, दूसरे पोजीशन पे मेथाइल है, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 मेथाइल 1 ब्यूटीन, और 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 5 या 6 कार्बन ले लेते हैं। मान लो हमने कहा क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे हमने C लगा दिया, यहाँ यहाँ पे हमने एक मेथाइल ग्रुप रख दिया। अब यहीं पे मान लो कि हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे CH कर दिया, यहाँ पे फिर C कर दिया, यहाँ पे हमने CH3 को लगाया और यहाँ पे हमने फिर CH3 को जोड़ दिया। अब हमको ध्यान देना है कि इधर से भी दूसरे पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है, इधर से भी दूसरे पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है, लेकिन हम नामनक्लेचर किसका कर रहे हैं, एल्कीन का नामनक्लेचर कर रहे हैं। मतलब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। दोनों तरफ अगर सेम हमारा फंक्शनल ग्रुप दूसरा मिल रहा है या सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 2,4 डाइमेथाइल। अब किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पोजीशन पे है 2 पेंटीन, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, 2,4 डाइमेथाइल पेंट 2 इन। उम्मीद है IUPAC नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझेंगे और आइसोमेरिज्म को समझने के बाद हम चलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, वो अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो का, जिसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आज जानेंगे हम आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में आइसोमेरिज्म कैसा होता है इसको जानेंगे। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, एल्कीन्स में आइसोमेरिज्म कैसा होता है इसको हम लोग देखेंगे। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, तो एल्कीन्स के आइसोमेरिज्म को हमको जानना है।
इसमें पहले दो यानी कि एथिलीन एंड प्रोपिलीन वाई पहले होता है, सॉरी प्रोपिलीन, इनका नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है। कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है किसके, पहले दो मेंबर के, एथिलीन के और प्रोपिलीन के, यानी कि C2H4 के और C3H6 के, इनका कोई आइसोमर नहीं होता है। ये आइसोमर नहीं शो करते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इनमें देखने को नहीं मिलता है और इन दोनों का स्ट्रेट चेन ही होता है, इन दोनों का ऑलवेज स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन के रूप में ही ये हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हम 4 कार्बन वाले होमोलोगस के पास जाते हैं, 4 कार्बन वाले होमोलोगस का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम ब्यूटीन के पास जाते हैं या ब्यूटेलीन के पास जाते हैं, C4H8 के पास जाते हैं, C4H8 के 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, और वो कैसे, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स जो है यहाँ देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस होता है और एक दो हमको आइसोमर पोजीशन दिखेंगे और एक चेन आइसोमर दिखेगा, चेन आइसोमर या फिर ब्रांच्ड चेन के साथ होगा, ब्रांच्ड चेन के साथ, ब्रांच्ड चेन। तो पोजीशन आइसोमर दो मिल गए और यहाँ एक चेन आइसोमर, यानी ब्यूटीन के 3 आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्यूटीन। इसी तरह ये दो मैं दिखा रहा हूँ पोजीशन अलग अलग, यहाँ CH3, यहाँ हमने लिख दिया CH, यहाँ डबल बॉन्ड हमने कर दिया CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड हमने कर दिया CH3, इसको कहेंगे 2 ब्यूटीन, दूसरे पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा, अगर आप कहोगे कि यहाँ रख दें तो यहाँ रखेंगे, तो फिर इधर से हम काउंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको नियरेस्ट चाहिए, तो फिर से यही जो है कि हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी 1 ब्यूटीन वाला है। तो 2 आइसोमर पोजीशन आइसोमर हमने बताया, इसीलिए 2 पोजीशन आइसोमर हमने आप लोगों को बताया। तो इसको यहाँ मान लो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ काउंटिंग किया 1 2 3 4, यहाँ पहले ही पोजीशन पे इन है यानी डबल बॉन्ड है, यहाँ दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ओके, अब एक हमने कहा चेन आइसोमर, एक हमने कहा चेन आइसोमर। देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ हमने CH3 कर दिया, यहाँ C कर दिया, यहाँ CH3 एक लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH2, ये पॉसिबल 4 कार्बन के साथ स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ हम इसको कहेंगे दूसरे पोजीशन पे मेथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मेथाइल प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपीन, ये 2 मेथाइल प्रोपीन। तो ये 3 आइसोमर्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड रहे तो आसानी से अगर एक कार्बन को हम फिक्स रखें, मान लो ये एक कार्बन बाल के रूप में जुड़े हुए हैं, तो एक को अगर हम फिक्स पकड़ लें तो दूसरे को हम रोटेट उस पर कर सकते हैं। लेकिन जब पाई बॉन्ड भी उसके साथ बना हो तो फ्री रोटेशन को वो रोकता है, वो फ्री रोटेट होने नहीं देगा। तो फ्री रोटेट नहीं होने देने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे
रोटेशन बिल्कुल नहीं होता है डबल बॉन्ड की वजह से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। और हमेशा जो है यहाँ पे हमको दो फार्म देखने को मिलता है, जैसे बड़े कार्बन्स को हम लेके चले तो दो फार्म हमको देखने को मिलता है, एक सिस फार्म देखने को मिलता है, एक ट्रांस फार्म देखने को मिलता है। तो यहाँ सिस फार्म और ट्रांस फार्म को डिस्कस कर लेते हैं कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो एक्चुअल में सिस फार्म क्या होता है, ट्रांस फार्म क्या होता है। तो आगे के क्लासेस में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सिस फार्म, ट्रांस फार्म, अलग अलग फार्म आपको देखने को मिलेगा। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसी को सिस कह दिया, किसी को ट्रांस कह दिया। जैसे हमने कहा क्या, दो ब्यूटीन कहा, टू ब्यूटीन हो गया, तो हमने कहा सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ये सिस और ट्रांस क्या है इसको जानते हैं। हालांकि इस क्लास में स्टीरियो आइसोमर्स कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा जान लें ये स्टीरियो आइसोमर्स होता है जो सिस और ट्रांसफार्म होता है। जैसे ब्यूटीन की बात हमने कर ली तो ब्यूटीन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो हमने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी से H जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हमने कहा CH3 जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी से H जुड़ा हुआ है। अब देखिए H एक ही साइड में और CH3 जो है वो भी एक ही साइड में है तो टू ब्यूटीन ही। अब यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, आप कहेंगे टू ब्यूटीन है, ठीक। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में दोनों CH3 हैं, तो इसको कहेंगे सिस टू ब्यूटीन, ये सिस होगा। अगर यही स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मान लो यहाँ इसका क्या हो गया, CH3 हो गया, इसका CH3 इधर जुड़ गया, यहाँ इसका H हो गया, यहाँ इसका H हो गया, देखो। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन, यानी एक कार्बन इस साइड जुड़ा हुआ, दूसरा कार्बन इस साइड जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड जुड़ा हुआ, उनका डायरेक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। तो दो तरह के इसमें आइसोमर हमको कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो है उनमें देखने को मिलता है, सिस और ट्रांसफॉर्म भी देखने को मिलता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, और अब आगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स और इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई है, उसको आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।